हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 22 मार्च को यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम होना है। अगर जो आप एपीओ प्रीलिम्स को लेकर गंभीर हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पीसीजे, एपीओ और एचजीएस के एग्जाम में आते हैं। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं और साथ ही साथ इसके आंसर भी बता रहा हूं। अगर जो आप इस वीडियो का बहुत अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं तो अपने साथ पेन और अपना रजिस्टर लेकर साथ बैठें और कोशिश करें इसका वन लाइनर बनाने का। तो आप जब देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि जनरली ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशंस में अभी तक आए हैं और आने के जो है जिनकी पूरी पूरी संभावना है। तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि किसने भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है? कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसको किसने मैग्ना कार्टा कहा? आपको याद होगा कि मैग्ना कार्टा ही वो दस्तावेज है जिसके द्वारा ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए थे 1215 ईस्वी में। तो जो अधिकार दिए गए थे उनको मैग्ना कार्टा कहा था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने मैग्ना कार्टा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रेनविल ऑस्टिन या पीजी रामचंद्रन ने। तो इसका राइट आंसर है पीजी रामचंद्रन। पीजी रामचंद्र साहब ने जो है क्या कहा है कि इसको भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा है भाग 3 को। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा लागू होती है भाग 3 पर, भाग 4 पर या केवल भाग 3 पर? तो अगर जो आपको याद होगा आर्टिकल 36, तो आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होती है। तो इसका राइट आंसर जो है सी। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि किस वाद में धारित किया गया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं मानी जाएगी, यानी कि जुडिशरी को स्टेट नहीं माना। तो बड़ा फेमस केस है, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वाद में आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स वाज प्रोनाउंस, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है या प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स है वो कौन से केस में प्रोपाउंड किया गया था? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बालसारा, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी कि आच्छादन का जो सिद्धांत आया था भीकाजी कामा के केस में आया था, ना कि इन केसेस में। तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया? अगर जो आपको 24वें संविधान संशोधन का पता होगा कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया। और वो क्यों जोड़ा गया था? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को देखेंगे, उसके बाद गोलकनाथ के केस को देखेंगे। इसके बाद गोलकनाथ के केस को के इफेक्ट को दूर करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था और इसके द्वारा आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया था। और जिसमें यह कहा गया था कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 को लागू नहीं होने की। तो इस संशोधन को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो 24वां संविधान संशोधन है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो इसका आंसर जो है भैया
इसका आंसर ए सही है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो इसका हम जैसे जानते हैं ये जापान के संविधान से लिया है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी सही है, क्योंकि ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश लिया गया है। द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम, के विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया है? जब आप आर्टिकल 14 को देखोगे तो इसमें दो फ्रेज यानी कि ये दो मैक्सिम आएंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है उसको हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, और विधियों का समान संरक्षण जो है इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इसका आंसर जो है इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी? यानी कि इसमें क्या है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि कहां पर कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी? तो ये कहा गया है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 में। तो इसका आंसर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? कि तो आर्टिकल 18 सब आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 18 का उप अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे विदेशी राज्य से जो है क्या उपाधि जो है राष्ट्रपति की सम्मति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कहा गया है कि किस वाद में धारित किया गया कि केवल जाति के आधार पर आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा? तो इसमें एक केस आया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें ये कहा गया था सिर्फ जाति के आधार पर जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये इसमें जो है कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये कहा गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है ये अनुच्छेद 17 से जो है संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि किसकी सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? यानी कि याद रखना, अगर जो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन कोई भी लाभ का या विश्वास का पद को धारण करता है, और अगर जो वो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि लेगा तो वो राष्ट्रपति की सम्मति से ही लेगा, अदरवाइज वो उसको नहीं ले सकेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 उप अनुच्छेद 4 ख किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? यानी कि अनुच्छेद 16 के सब आर्टिकल 4 में जो इसका बी जो है इसको कब ऐड किया गया? तो याद रखना है इसको 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि किस वाद में धारित किया गया कि विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है? यानी कि दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना जो है ये क्या है, ये विभेद माना जाएगा। तो काठी रैनी वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र में ये वाली बात जो है कही गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वाद में धारित किया गया कि निजी संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण लागू करना अवैध होगा? यानी कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एडमिशन में आप रिजर्वेशन जो है अप्लाई नहीं करोगे। तो ये 3 केस आए थे, टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन तीनों केसेस में यही वाली बात कही गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि किस बात में धारित किया गया कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं? कि समता और मनमानापन यानी कि आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी, इक्वालिटी ये दोनों के एक दूसरे क्या है, ये एनिमी है। तो इसमें लिखा है कि इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ये वाली बात कही गई थी ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। इसी के साथ ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें कहा कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान इसमें कीजिए, जैसा हम जानते हैं कि अस्पृश्यता का अंत ये आर्टिकल 17 में है, विधि के समक्ष क्षमता ये आर्टिकल 14 में है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, राज्य जो है ये अनुच्छेद 12 में जो है
राज्य को जो है बताया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है 81वां संविधान संशोधन किस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया? यानी कि जो 81वां संविधान संशोधन आया था, ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आया था। इसी के साथ ये कहता है कि अनुच्छेद 16 में 4 के उपअनुच्छेद 4 के किस संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया? तो इसको 77वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में अग्रनयन नियम को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो है किया गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है निम्न में से किस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया? यानी कि जो अनुच्छेद 15 है, इसमें जो सब आर्टिकल 5 है वो जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? उसमें ये वाली बात कही है सब आर्टिकल 5 जोड़ के कि स्टेट को नहीं रोका जाएगा, वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन के रिगार्डिंग रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है। टीएम पाई फाउंडेशन, इस्लामिक एकेडमी, पीए इनामदारी, इसका भी आंसर डी सही है। प्रोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 में यह कहा गया है कि निम्न में से किस निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 का खंड 4 जोड़ा गया? तो आपको याद होगा कि ये दो डिसीजन आए थे। एक तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन का केस था, जिसमें यह कहा गया था इसके इफेक्ट को दूर करने के लिए जो है आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 4 जो है जोड़ा गया। सही मिलान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है सही मिलान कीजिए अधित्याग का सिद्धांत। जब हम अधित्याग के सिद्धांत की बात करेंगे तो अधित्याग के सिद्धांत से संबंधित केस है बहराम खुर्शीद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। दूसरा आता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित जो केस है वो भीकाजी बनाम स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसी के साथ दूसरा आता है पृथक्करण का सिद्धांत। तो पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। और अदर अथॉरिटीज जो हैं ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में बताया गया है। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है तो भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे उसको फंडिंग प्रोवाइड करने में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 30 में के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहा है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो ये सीधी सी बात है कि अगर जो फंडिंग गवर्नमेंट तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 27 में जो है ये वाली बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कहा गया है कि किस बात में धारित किया गया कि विदेश भ्रमण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी के बाद में ये कहा गया था कि विदेश भ्रमण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 किस वाद में धारित किया गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? यानी कि जीने के अधिकार में जो है मरने का अधिकार भी शामिल है। तो पी रतिनाम बनाम भारत संघ इस केस में जो है ये वाली बात कही गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहा गया किस बात में धारित किया गया कि केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार ही मूल अधिकार है? तो ये उन्नी कीर्तन वर्षित स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया था। मोहरी जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी इसी पर है। लेकिन याद रखना एज को जो बताया है, एज को जो क्लियर किया है वो उन्नी कृष्णन के केस में किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, विकास के आधार पर नहीं।
31 ये कहता है शिवकाशी स्थान में माचिस बनाने वाले वाद के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस जो है ये शिवकाशी के केस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य जबरदस्ती जो है कार्य करा सकता है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 23 के सब आर्टिकल 2 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि किस बात में धारित किया गया कि बकरीद के अवसर पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है? तो ये वाली बात कही गई थी हनीफ मोहम्मद कुरैशी वर्सेस स्टेट के केस में ये वाली बात जो है कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में ये वाली बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा कि निम्न में से किस बात में धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में समाहित है? तो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ इस केस में जो है ये वाली बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कहा कि निम्न में से किस बात में 10वीं अनुसूची के खंड 7 को अवैध घोषित किया गया? तो ये था क्योतो होलाहान वर्सेस जाचिलो के केस में ये वाली बात जो है कही गई। इसी के साथ नंबर 37 इसमें कहा कि निम्नलिखित में से किस बात में धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व विधि और संविधान पश्चात विधि दोनों में लागू होता है? तो दुलारे लोध बनाम थर्ड एडीजे कानपुर के केस में ये कहा गया कि ये संविधान पूर्व विधियों और संविधानोत्तर विधियों दोनों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 के विश्व का वह कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम विधि बनाकर लोगों को मूल अधिकार प्रदान किया? तो वो दुनिया का पहला देश फ्रांस है जिसने सबसे पहले कानून बनाकर मौलिक अधिकार दिए। वह कौन सा मूल अधिकार है जिसका उल्लंघन होने पर आज तक संसद में कोई कानून नहीं बनाया गया है? तो याद रखना कि वो आर्टिकल 18 है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो स्वतः परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि उसको लागू करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। तो वो आर्टिकल 23 है। क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो वो ये आर्टिकल 15 क्योंकि आर्टिकल 14 में आर्टिकल 21 में दोनों में पर्सन व्यक्ति शब्द यूज हुआ है और जहां पर व्यक्ति शब्द यूज होगा इसका मतलब ये है कि ये अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को है। इसके बाद है कि मूल अधिकारों की प्रकृति है, यानी कि मूल अधिकारों का जो नेचर है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता के विषय में प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 27 में जो है ये प्रोविजन किया गया है। तो इस तरीके से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर आए हैं और जिनके आने की संभावना है इसे हमने डिस्कस किया। तो जितना भी हो सकता है वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।